गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया, डिटर्मिनेंट पढ़ा और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा बाय एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना देखा था। ठीक है, इस क्लास में नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस क्लास में हम डिटर्मिनेंट जो फंक्शन हमारा है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें, इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट में आपने देखा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है जब उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम हो। नंबर ऑफ जीरोज अगर मैक्सिमम है तो उसी रो या उसी कॉलम के अकॉर्डिंग उसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो वैल्यू आसानी से हमको कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने देखा था कि हमारा जो है ज़्यादातर प्रयास ही रहता है किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए कि इसको किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर मिल जा रहे हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इसी के लिए हम क्या करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज और किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज को बनाने के लिए लाने के लिए ही हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज जो है इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बना लेंगे। ठीक है, और फिर उसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंड कर देंगे, तब वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हम प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज क्यों हैं, देखिए उसके रीजन क्या हैं कि जैसे अगर आपको कोई मैट्रिक्स ऐसी हो जिसकी एंट्रीज बहुत लार्ज हों, जैसे सब फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ये ले लिया जिसका डिटर्मिनेंट है जिसमें एंट्रीज इस तरह से हैं। कोई मैट्रिक्स है ए जिसके डिटर्मिनेंट में इस तरह से एंट्रीज हैं, सपोज 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, इस तरह की कोई मैट्रिक्स है, या किसी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड ये डिटर्मिनेंट है, या एक डिटर्मिनेंट ये कंसीडर करते हैं, कोई मैट्रिक्स है जिससे एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट ये कंसीडर करते हैं जिसमें एंट्रीज जो है क्या है, एक्सप्रेशंस हैं, वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन हैं इस तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर सपोज 3xy है, यहाँ पे सपोज 1 प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 4x क्यूब है प्लस 5y स्क्वायर है प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी इस तरीके से है जिससे एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट ये है या इस टाइप के हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर क्या करेंगे, अगर एक्सपेंशन से इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे तो चूंकि ये एंट्रीज इतनी बड़ी हैं तो कैलकुलेशन क्या होगी, निकल तो जाएगा, एक्सपेंशन से आ जाएगी चीज़ें, बट होगा क्या कि इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करना आसान नहीं हो, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। इससे क्या होगा कि आपको टाइम भी लगेगा और कैलकुलेशन भी बहुत बोरिंग टाइप की हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से भी अगर एक्सप्रेशन करेंगे तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आएंगे, उनको मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंशन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इस डिटर्मिनेंट फंक्शन की पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम क्या करते हैं कि किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, और आसानी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो इन्हीं डिफिकल्टीज की वजह से हम क्या करने चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ने चल रहे हैं। अदरवाइज एक्सपेंशन तो एक तरीका ही है, उससे किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है, बट ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उन कैलकुलेशंस को इजी बना देती हैं। इसीलिए प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ी बड़ी एंट्रीज की मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो आप वैसे एक्सपेंशन से करेंगे तो बहुत समय भी लेगा और कैलकुलेशन आसान नहीं होंगी, कैलकुलेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने चल रहे हैं। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टीज़ है, चलिए उसको पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो अब चलिए एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ते हैं और
देखते हैं कि क्या क्या है प्रॉपर्टीज. सो योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, property number first I will write it. So first property is that the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. हम लिख दे रहे हैं the value of determinant the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. ये प्रॉपर्टी हमारी पहली प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज. डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम को हम क्या करें? आर इंटरचेंज. रोज और कॉलम को हम क्या करें? अगर इंटरचेंज कर दें, सब मतलब कहने का मतलब अगर सभी रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहती है. ठीक है, सेम रहती है. कहने का मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ये डिटर्मिनेंट है, जिसकी एंट्री A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है. ठीक है, तो इसकी जो रोज हैं ये रोज हो गई, ये रोज हो गई, ये रोज हो गई. रोज को अगर हम कॉलम्स में चेंज कर दें, ठीक है, सपोज इस रोज को हम चेंज कर दे रहे हैं कॉलम में, तो ये रो थी, इसको कॉलम बना दिया A1 A2 A3, और इसको बना दिया B1 B2 B3, और इसको बना दिया C1 C2 C3. रोज को हमने कॉलम में बदल दिया. आप कॉलम्स को रोज में बदल सकते थे. ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट आया, इस डिटर्मिनेंट में जो रोज को कॉलम या कॉलम में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये जो डिटर्मिनेंट आया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या होगी? इक्वल होगी. दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल रहेंगी. ठीक है, अब कोई एक मैट्रिक्स आपको पता है कि कोई एक मैट्रिक्स रही होगी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यही होगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, उसी से एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट रहा होगा. ठीक है, तो रोज को अगर हमने कॉलम में चेंज कर दिया तो ये जो मैट्रिक्स आई, ठीक है, अब रोज को ये मैट्रिक्स थी, इसके अगर रोज को आप कॉलम में चेंज कर देंगे, तो देखिए ये रोज था, इसको कॉलम में बदल दिया, A1 A2 A3 आ गया आपका, और ये B1 B2 B3 आ गया, ये C1 C2 C3 आ गया. तो इसके रोज को कॉलम में आपने चेंज कर दिया, तो ये एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स आई ये क्या है? ये आती है आपकी, ये इसकी ट्रांसपोज है, ये इसकी ट्रांसपोज है. तो ये जो डिटर्मिनेंट है क्या है? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हमको ये भी दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी बता रही है कि कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम होता है. तो ये आपके लिए एक रिमार्क भी है, एक नोट है इसी प्रॉपर्टी से. प्रॉपर्टी ने कहा कि अगर रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है. तो हमने ये रोज, ये कोई मैट्रिक्स थी, इसका ये डिटर्मिनेंट था, इसकी रोज को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट दोनों क्या है? सेम है. ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है. तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकला कि कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम होता है. तो ये आपके लिए एक रिमार्क भी है. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम ये एक रिमार्क लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं. फिर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. रिमार्क आप नोट कर लीजिएगा. रिमार्क क्या है? कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है. ये आपके लिए रिमार्क है. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं. एग्जाम्पल एक हमने ले लिया, सपोज ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 3 2 0 1 1 1 2. ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट सीधा सीधा लेते हैं. ठीक है, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट लेते हैं हम. ये मान लिया कोई डिटर्मिनेंट ये है, तो इसकी रोज को आप कॉलम में चेंज करिए. रोज को आप कॉलम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 और 2 0 1 1 1 2. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के क्या होगी? इक्वल होगी.
यही प्रॉपर्टी ये बताती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी है इफ प्रॉपर्टी नंबर 2 if any two rows or columns कोई भी दो रो या कॉलम्स are interchanged then sign of determinant changes. Then sign of determinant changes. ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज करिए तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई मैट्रिक्स लिया, ये ले लिया, ठीक है, इसकी एंट्री A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, C1 C2 C3 है। ठीक है, तो इसका भी साइन क्या, डिटर्मिनेंट का प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर लिखा है तो ये प्लस साइन इसका है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इसकी ये दोनों रो 1 और 2 रोज को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, R1 एंड R2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा क्या आ जाएगा इंटरचेंज करने से, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो ये जो डिटर्मिनेंट आया, अब ये इसका माइनस टाइम्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इस डिटर्मिनेंट का ये माइनस टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। एक बार अगर आप फिर से जैसे आपने इसको फिर अब यहाँ पर इसको दोनों को इंटरचेंज कर दिया, सपोज अगर इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दें तो एक माइनस फिर आ जाएगा, तो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, तो जितनी बार आप कोई भी रो या हो सकता है इन दोनों कॉलम्स को आप इंटरचेंज, इसके बाद अब इन दोनों कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तब भी एक माइनस आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दो रो या कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, यही प्रॉपर्टी बताती है। ठीक है, जैसे कुछ वैल्यूज लेके देख लेते हैं। आप चाहें तो कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट के लिए ये सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमने ले लिया, एक डिटरमिनेंट हमने ये ले लिया 1 2 3 1 1 2 0 0 2। ठीक है, तो अभी इसका साइन क्या है, प्लस है। इन दोनों रोज को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, हमने 1 1 1 2 1 2 3 0 0 2 कर दिया, मतलब क्या किया, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। इसी में हम इन दोनों कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दें तो माइनस और एक माइनस और आ जाएगा, एक माइनस और आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस था ही। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दें 1 2 0 1 1 0 2 3 2, क्या कर दिया, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो इसको क्या बना देगा, प्लस। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 3 आपकी है if any two rows or columns, कोई भी दो रो या कॉलम्स of a determinant are identical मतलब सेम
then the value of determinant is 0. Then the value of determinant is 0. चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इस प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है हमको, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी, इफ एनी टू रोज, कोई भी दो रो और कॉलम या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट में आर आइडेंटिकल सेम है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो उनकी उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। कैसे, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। छोटा सा प्रूफ इसका देख सकते हैं आप। जैसे सपोज कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा से डिनोट करते हैं। एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3, जिसका ये डिटर्मिनेंट है B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर दो रोज आइडेंटिकल हैं, दो रोज आइडेंटिकल है मतलब हमको फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों रोज को सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो दो कॉलम को हम आइडेंटिकल कर देते हैं, ठीक है। ये सपोज हमारा, ये दोनों ABC है, ये भी ABC है, और ये कोई A डैश B डैश C डैश है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको ये दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप देखिए, अभी आपने इसके पहले प्रॉपर्टी देखी कि अगर क्या करते हैं हम, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक साइन, तो साइन बदल जाता है। तो यहाँ साइन प्लस है, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लें। अगर इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लें तो ये कितना आ जाएगा, अभी भी वही बचेगा, ABC A डैश B डैश और C डैश। लेकिन इन दोनों को जब इंटरचेंज किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक माइनस, क्योंकि हमने क्या किया, क्या ऑपरेशन लगाई है, C1 C2 को इंटरचेंज किया है, ये आ गया। और ये वैल्यू क्या है, ये डेल्टा ही तो है। इसको आप लिख सकते हैं माइनस टाइम्स डेल्टा, और इधर आपका डेल्टा हाई है, माइनस टाइम्स इसको इधर लेके आएंगे, इसको आप जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा यहाँ पर क्या है, डेल्टा भी डिटर्मिनेंट है इसका, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। तो यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, जबकि ये क्वांटिटी हमेशा नॉन 0 होगी। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 0, सिंस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ये डिटर्मिनेंट आपका जो ABC और A डैश B डैश C डैश, इसकी वैल्यू क्या गई, 0। ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की मदद से ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम, इस तरह यहाँ हमने कॉलम लिया, रो भी ले सकते हैं, कि अगर आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant is multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k। समझिए क्या है, कहने का क्या मतलब है इसमें।
कहने का ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी भी रो या कॉलम के अगर सभी एलिमेंट में, डिटर्मिनेंट की किसी भी कोई भी रो या कॉलम आप लीजिए, उसकी सभी एंट्री में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उसकी डिटर्मिनेंटल वैल्यू में के से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपने किसी भी रो या कॉलम के सभी एंट्रीज में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज एग्जांपल मान लिया कोई मैट्रिक्स है ए है जिसका डिटर्मिनेंट ये है, डिटर्मिनेंट ये है, ठीक है। ए बी सी A1 B1 C1 ले लेते हैं, A2 B2 C2 ले लेते हैं, A3 B3 C3 ले लेते हैं, ठीक है। इसकी फर्स्ट रो में मान लो हमने किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में, तो आ जाएगा k A1 k A2 और k B1 है ये, और k C1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा A2 B2 C2, यहाँ पे A3 B3 C3 ये आ जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसके डिटर्मिनेंट का k टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इसका जो डिटर्मिनेंट है ये हो जाएगा k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी क्या होता है, k से मल्टीप्लाई हो जाता है, यही ये प्रॉपर्टी बताती है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से एक कंक्लूजन ये भी निकल रहा है, ठीक है, एक बात ये भी निकल के आ रही है कि अगर कहीं किसी डिटर्मिनेंट में कि किसी रो में, रो के सभी एलिमेंट में अगर कोई टर्म, कोई नंबर कॉमन है, सब में है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर के पूरा सभी एंट्रीज में मल्टीप्लाई था, तो इस के को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाहर भी ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ये भी बताती है, क्योंकि आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वही वैल्यू आ जाएगी। तो अगर किसी रो या कॉलम में कोई फैक्टर कॉमन है, दिख रहा है, तो उसको बाहर भी लिया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी ये भी बताती है, ठीक है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस प्रॉपर्टी की मदद से, इस प्रॉपर्टी और प्रीवियस प्रॉपर्टी की मदद से एक प्रॉपर्टी हम और चाहें तो बना सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी क्या है, एक रिमार्क ही है, ठीक है। इसको हम एक रिमार्क मान के चल रहे हैं, रिमार्क में इसको नोट कर लीजिए। रिमार्क क्या है कि इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो, इफ